आज हमारी फर्स्ट क्लास है, 12th फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो को मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बस इस चैप्टर में यूज होने वाले टर्म्स को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, उसकी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दो वीडियोज़ में थ्योरी होगा और फिर 2 वीडियोज़ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। फर्स्ट है वस्तु। वस्तु क्या होती है? जो भी चीज़ें उपभोक्ता उपयोग करता है वो सब वस्तुएं होती हैं, या फिर जो भी चीज़ें मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो सब क्या है? वस्तु है। पेन, पेंसिल, वस्त्र, जूते, मोजे सब वस्तुएं हैं। सेवा क्या होती है? सेवा वो चीज़ें होती है जो वस्तु की तरह ही है, बस वो दिखती नहीं है और उसका एक बार उपभोग करने पर वो चीज़ खत्म हो जाती है, साथ के साथ उपभोग किया जाता है। ठीक है। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है? जो उपभोक्ता उपयोग करता है वो उपभोक्ता वस्तु होती है। उसके बाद निवेश क्या होती है? निवेश वो चीज़ें होती है या वो पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक होता है या स्टॉक में वृद्धि होता है, जिससे नई प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की जाए। उत्पादन की क्षमता में जो वृद्धि होती है उसी को निवेश कहा जाता है। फिर आता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, इसमें जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन बड़ी कठिन लैंग्वेज में दिया है। आसान शब्दों में कहो तो मूल्यह्रास का अर्थ है कि वस्तु के मूल्यों में कमी हो जाना। वो बहुत सारे रीजन की वजह से कमी हो सकती है, जैसे कि वस्तु का टूट फूट जाना, वस्तु का जल जाना, खराब हो जाना, या फिर वस्तु का पुराना हो जाना। तो इन सब वजहों से मूल्यह्रास हो सकता है। ठीक है। सकल निवेश ये आगे पढ़ेंगे। निवेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय तथा वो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ये 2 इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। और भी इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं मार्क करता जाऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चालू कीमत पर पहले राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है। राष्ट्रीय आय का मतलब से जीडीपी का मतलब है। राष्ट्रीय आय का मतलब जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, किसी लेखा वर्ष मतलब जैसे कि हमारे देश में लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो इस लेखा वर्ष के अंतर जितनी भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्यों का अगर हम सम कर दे तो जो फिगर, जो वैल्यू निकल के आते हैं, अमाउंट निकल के आ जाते हैं, वही हमारी जीडीपी कहलाती है। जीडीपी क्या होता है? किसी लेखा वर्ष में सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का जोड़, मूल्यों का जोड़। ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि जीडीपी 2 तरीक़ों से कैलकुलेट की जा सकती है। एक है कि वस्तु की जो मूल्य है वो कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 2 तरीका है। या तो आप वस्तु की मूल्य आज की कीमत पर डिसाइड करोगे, या तो आप वस्तु की मूल्य किसी पुराने कीमत पर डिसाइड करोगे। तो अगर आप वस्तु की मूल्य उसकी आज की कीमत पर डिसाइड करते हो तो उसको बोला गया है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। और आप वस्तु की कीमत किसी पुराने कीमत पर कीमत पर डिसाइड करते हो, वस्तु की मूल्य किसी पुराने कीमत पर डिसाइड करते हो तो उसको बोला जाता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। यहाँ पर कीमत क्या स्थिर है। जैसे कि अगर मैं 2005 में एक पेन की कीमत जो थी उसी कीमत को आज भी मैं माप के फिर देख रहा हूँ कि मैंने कितने पेन का उत्पादन किया है, तो वो कहलाएगा, वो जो जीडीपी निकलेगी मेरी, वो किस पे? कांस्टेंट प्राइस पे निकलेगी, जिसको मैं बोला गया है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? देखो, जो वस्तुएं उत्पादन में दोबारा उपयोग किया जाता है, मतलब कि जिसका रीसेल हो सकता है, पूर्ण बिक्री हो सकती है, कच्चे माल के रूप में उत्पादन किया जा सकता है, उससे कहा गया है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती मतलब वो मध्य की तरह रोल अप कर रहा है, उसको अंतिम नहीं कहेंगे, वो मध्य में है। मतलब एक नया वस्तु बनाने के लिए हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसको मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है।
जैसे कि एक जूस वाले के लिए अगर गन्ने के जूस है तो उसको गन्ना चाहिए, तो गन्ना जो है वो मध्यवर्ती वस्तु होगा और जूस अंतिम वस्तु हो जाएगा। उसी तरह से एक चाय वाले के लिए जो दूध है वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा और चाय अंतिम वस्तु हो जाएगी। ठीक है, अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु वो वस्तु है जो सीधा उपभोग में लाया जाए, उसका दोबारा बिक्री ना हो। ठीक है, जैसे चाय को फिर दोबारा बिक्री नहीं होगा, वही चाय किसी ने खरीद के और किसी और को बेच दिया तो फिर वह अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगा, तब वो आ जाएगा वापस मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो एंड स्टॉक, जिसको हिंदी में बोला गया है प्रवाह तथा स्टॉक। स्टॉक को स्टॉक ही बोलते हैं और फ्लो को प्रवाह बोलते हैं। स्टॉक और प्रवाह क्या होती है? देखो नाम से पता चल रहा है, प्रवाह या फ्लो जो बहते रहता है, स्टॉक एक जगह पर रुक जाता है। तो जिस चीज़ को आप एक बार में नहीं नाप सकते, जिसको आप ड्यूरेशन में नापा जा सकता है, जिसको आप किसी समय अवधि में नापते हैं, उसको बोला गया है प्रवाह। जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, इसको आप एक दिन में एक समय बिंदु पे नहीं नाप सकते, इसको आप एक इंटरवल में, एक महीने में, एक हफ्ता में, एक साल में ऐसे नापते हो, तो इसको बोला गया है प्रवाह। ठीक है, उसी की तरफ दूसरी बात करूं अगर स्टॉक की, तो स्टॉक है जिसको आप एक समय बिंदु पे माप सकते हो। जैसे कि आप इस टाइम आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टॉक। किसी की संपत्ति नाप सकते हो। ठीक है, आपके पास कितने शर्ट्स हैं, कितने कपड़े हैं, ये नाप सकते हो एक समय बिंदु पे, तो इसको बोला गया है स्टॉक। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। हिंदी में बोला गया है आर्थिक या घरेलू सीमा। देखो आर्थिक और घरेलू सीमा क्या होती है? आर्थिक सीमा से अभिप्राय किसी देश की सरकार द्वारा प्रशासित उस भौगोलिक सीमा से है जिससे व्यक्ति, वस्तु एवं पूंजी का प्रवाह निषेध या निवृत्त रूप में होता है। आसान शब्दों में समझते हैं। देखो आर्थिक सीमा वो सीमा होती है जिसके अंदर आप बिना रोक टोक के किसी भी वस्तु का, व्यक्ति या फिर पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हो, जाया जा सकता है बिना कोई रोक टोक के। जैसे इंडिया में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ जो डिफाइन करेगा एक टर्म्स एंड कंडीशन। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा भी वो देख लेते हैं। देखो आर्थिक, हमने देखा अभी कि क्या होता है आर्थिक सीमा, लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हमारी बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करता, ये हमारी हवाई सीमा और समुद्री सीमा को भी इंक्लूड करता है। यानी कि किसी देश की राजनीतिक सीमा, समुद्री सीमा एवं हवाई सीमा तीनों इंक्लूड होती है। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया की समुद्री सीमा कितना है, जो भी हमारी जहाँ पे भी हमारा ख़त्म होता है बॉर्डर, उससे 12 किलोमीटर आपकी समुद्री सीमा होती है कि आप उसके अंदर जाके मछली पकड़ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। और 24 किलोमीटर होती है कि रिस्ट्रिक्टेड रहती है कि हाँ यहाँ तक हमारी नेवी कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये हमारी समुद्री सीमा होती है। उसी तरह हवाई सीमा भी होती है। तो इस तरह से ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर इसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाएँ होती है, तो वो भी हमारे टेरिटरी का आर्थिक क्रिया माना जाएगा। फिर दूसरा आता है जितनी भी दूतावास हो, किसी देश की दूतावास चाहे वो कहीं भी हो, जैसे कि इंडिया का दूतावास पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। ठीक उसी तरह से वाणिज्यिक दूतावास हो, सैनिक प्रतिष्ठान हो, राजनीतिक भवन हो, जितनी भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो जिस कंट्री का है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। जैसे कि अगर हमारे कोई अन्य ठिकाना किसी विदेशी धरती पर है तो भी वो किसका टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। वहाँ पे होने वाली इनकम इंडियन टेरिटरी की इनकम में जोड़ा जाएगा। समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। जितनी भी जहाज, विमान जो किसी देश से संचालित होती है, उस देश की टेरिटरी में काउंट किया जाता है। जैसे कि एयर इंडिया कहाँ से संचालित किया जाता है? इंडिया से संचालित किया जाता है। तो वो कहीं भी जाए, चाहे जापान जाए, चाहे यूरोप जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, वो विमान का जो हिस्सा है, वो जो विमान से होने वाली इनकम है, जो विमान का एरिया है, वो हमेशा इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा, वो चाहे कहीं भी हो। ठीक है,
उसी तरह से जो मछली पकड़ने वाले नाव होते हैं, जो गैस निकालने वाली मशीन्स होते हैं बड़े बड़े, जो समुद्र में जाते हैं, तो वहाँ पे तो वहाँ तो कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं है, तो फिर वो किसके टेरिटरी में आएगा? वो जिस कंट्री का नाव है, जिस कंट्री के द्वारा वो जो गैस निकालने वाली मशीन्स ऑपरेट की जा रही है, वो उसका टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है या इकोनॉमिक टेरिटरी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती है जैसे WHO, WTO, ये किसकी टेरिटरी में, IMF, ये किसकी टेरिटरी में काउंट किया जाता है? तो इनकी जो टेरिटरी होती है, ये भी जिस कंट्री द्वारा ओन किया जाता है या जिस इसका हेड ब्रांच या मेन ब्रांच जिस कंट्री में हो, वो उस कंट्री का टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट या देश के सामान्य निवासी क्या है? देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल रेजिडेंट आपको शब्द सुनने को मिलेगा और एक रेजिडेंट देश के सामान्य निवासी, एक होता है देश का नागरिक। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो ये मान कर मत बैठ जाइएगा कि दोनों एक जैसे हैं। तो देश के सामान्य निवासी क्या होते हैं? देखो, देश के सामान्य निवासी वो निवासी है, उसको कहते हैं जिसका आर्थिक हित का जो केंद्र है वो उस देश में हो। चाहे अमेरिका का निवासी क्यों ना हो, अगर उसका आर्थिक हित इंडिया में है तो क्या किस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा? इंडिया का सामान्य निवासी कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का नागरिक है। ठीक है, नागरिक वो अमेरिका का ही, लेकिन सामान्य निवासी वो इंडिया का हो जाएगा। आज एक क्लास थी, इसके अलावा 3 क्लास और हैं, 4 क्लास में एक चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया उसको अब एक बार बुक से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हम डाउट सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।